नमस्कार दोस्तों, एग्जाम यात्रा पे आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव होगी, जिसमें हम लोग इकोनॉमी पूरा कवर करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। इकोनॉमी हम लोग बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और एडवांस लेवल तक होगी, और बहुत ही सिंपल और लूसिड भाषा में हम लोग समझाएंगे कि इकोनॉमी होती क्या है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग इकोनॉमी देखते देखते हैं। इकोनॉमी होता क्या है? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र, और इसमें लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इंटरचेंजेबली काफ़ी वर्ड्स जो है ये यूज़ होता है। कभी हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं, कभी हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इनका अगर हम हिंदी में देखें तो इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, और इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। और इकोनॉमी जो होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड क्या कर रहा है, एक कंट्री में क्या हो रहा है, एज ए एक यूनिट में क्या हो रहा है, कैसे हो रही चीज़ें, किस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही हैं। जैसे हम लोग इंडिया का लेंगे तो इंडिया को इंडियन इकोनॉमी बोलेंगे, और उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी को के कॉन्सेप्ट्स की जो स्टडी होती है कि मतलब इकोनॉमी होता क्या है, इकोनॉमी में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, पॉलिसीज़ क्या होती हैं। यानी कि इकोनॉमी का जो है अध्ययन जो होता है उसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इकोनॉमी का ओरिजिन कैसे होगा। इकोनॉमी अगर हम लोग इसके इंग्लिश शब्द पे जाएं तो ये इसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुआ है। ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है, ओइकोस का मतलब होता है टू रन अ हाउस होल्ड, मतलब कि एक जो घर है, गृहस्थी है, उसको चलाना। और नोमोस का मतलब होता है वे, रास्ता, मतलब किस तरीके से हम लोग घर को चलाया जाता है। अगर हम ग्रीक में देखें तो एंशियंट ग्रीक में एक हाउस होल्ड होता था। हाउस होल्ड में उसकी वाइफ्स होती थी, बच्चे होते थे, स्लेव्स होते थे। तो इनका जो कंबाइंड जो लिविंग होती थी उसमें किस तरीके से चीज़ें चलती थी, गवर्न होती थी, उसको हम लोग इकोनॉमीज बोलते हैं, इकोनॉमिकोस बोलते हैं। और इसी इकोनॉमिकोस वर्ड से इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ है। और मॉडर्न सेंस में इसकी इवन जो बातें हैं वो काफ़ी चेंज हो जाती है, लेकिन मेन ओरिजिन इसका इसी चीज़ से होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके वर्ड के ओरिजिन के बारे में हम लोग देखते हैं, और मोस्टली हम लोग देखते हैं कि ग्रीक वर्ड से ही उनका ओरिजिन हुआ है। चलिए, और इकोनॉमी का मतलब पहले इस तरीके से नहीं हुआ करता था, क्योंकि सिर्फ इकोनॉमी का मतलब जो है पूरे देश में कौन सी व्यवस्था कैसे चल रही है। तो ऑफन हम देखते हैं कि इकोनॉमी की जो स्टडी होती थी वो पॉलिटिक्स से जोड़कर इसको देखा देखा जाता था। लेकिन मॉडर्न सेंस में अगर हम बात करें तो एडम स्मिथ थे, जिन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसको पॉपुलरली लोग वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। उसके बाद से मॉडर्न इकोनॉमी को पॉलिटिक्स से अलग करके सेपरेटली एज अ डिसिप्लिन लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक जो प्रैक्टिसेस हैं वो एंशियंट टाइम से चलती आ रही हैं, जिसका हम लोग देखते हैं कि हम जानते हो कि वो इकोनॉमी है या ना हो, नहीं है, लेकिन हम लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि हम लोग एंशियंट टाइम में भी देखते हैं, तो एंशियंट टाइम में हम लोग जब देखते हैं तो एंशियंट टाइम में क्या होता था, जैसे हम लोग हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा है, या
मेजरली बोले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको पॉपुलरली आईवीसी भी बोलते थे हम लोग, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस थी। वहाँ से हम लोगों को मुहरें मिलती हैं और भी एक बार्टर सिस्टम टाइप का सिस्टम वहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे जो मुहरों का यूज है वो ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के लिए किया जाता था। अब उस मुहरों को लोग अपना नाम के लिए भी यूज करते थे, नाम के डिमार्केशन के लिए। और उसके बाद उसमें देखते हैं हम लोगों को डिमार्क वो एक्सचेंज करते थे लोग, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक इंसान के पास है और दूसरा प्रोडक्ट दूसरे के पास है, तो वो लोग आपस में उन वस्तुओं का एक्सचेंज कर लिया करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि ये बड़ा डिफिकल्ट काम हुआ करता था। एक्सचेंज जो था ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि मान लीजिए कि आपको कोई कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि किसी को गेहूं की आवश्यकता है, ठीक है। वो चावल उसके पास एक्सेस में है, उस चावल को वो बेचना चाहता है, देना चाहता है किसी को। तो उसको एक्सचेंज करने के लिए ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी जिसे चावल की ज़रूरत भी हो, जिसे चावल की ज़रूरत भी हो और उसके पास एक्सेस में गेहूं भी हो। क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड जब होगी तभी जाके वो एक्सचेंज हो पाएगा। अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल काम था कि बार्टर सिस्टम में अगर आप एक प्रोडक्ट ले रहे हैं तो दूसरा प्रोडक्ट कैसे आप लोग मतलब चेंज करेंगे, कैसे बार्टर होगा वहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं कि बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाया करता था। क्यों? और एंशियंट टाइम में अगर हड़प्पा के टाइम में देखें तो हम लोग कॉइन सिस्टम वगैरह का अभी ओरिजिन हुआ नहीं था। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि सिक्कों का प्रचलन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। सिक्कों के प्रचलन से सिक्कों से प्रचलन से ट्रेड जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है थोड़ा बहुत। और हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मेनली टैक्सेशन सिस्टम भी कैसा रहा होगा। मान लीजिए कि वहाँ पे सिक्कों का प्रचलन नहीं था, तो वहाँ पे टैक्स कैसे लिया जाता होगा, कर प्रणाली क्या रही होगी। तो कर प्रणाली वहाँ पर भी इसी तरह का रहा होगा कि जिसके पास जो प्रोडक्ट होंगे, मान लीजिए किसी के पास गेहूं है तो गेहूं का एक शेयर जो है सरकार जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी, जिस तरह की गवर्नमेंट हो, एरिस्टोक्रेसी हो या वहाँ पे किंगशिप हो, जो भी रूल करता है वो एक पार्ट उसका ले लिया करता होगा। लेकिन वो भी एक डिफिकल्ट काम होता था कि मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसका एक हिस्सा लेना। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि उसके बाद जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स होते हैं, वैदिक पीरियड आता है, उसके बाद सिक्कों का प्रचलन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग जैसे सिक्कों के प्रचलन से ही हम देखते हैं कि मार्केट सिस्टम डेवलप होता है। उससे पहले मार्केट भी नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट है भी तो मार्केट पहले किस लिए यूज होता होगा, तो वो बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज के लिए ही यूज होता होगा। लेकिन अगर हम इसके बाद देखें तो उस मार्केट का फर्दर जो डेवलपमेंट होगा वो सिक्कों के यूज के साथ होना शुरू होगा। लोग डिफरेंट तरह की, जिसके पास जो भी प्रोडक्ट है वो लेके आएंगे और उन प्रोडक्ट्स को वहाँ पर आके और बेचेंगे और उसके बदले में उनको सिक्के मिलेंगे। जिन सिक्कों का उपयोग वो अलग अलग चीज़ों के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ उनकी ज़रूरतें हैं, उनको खरीदने के लिए सिक्कों का उपयोग कर सकते हैं, या कोई और प्रोडक्ट है उसकी ज़रूरत है, या रेवेन्यू सिस्टम जो चल रहा है यानी कि जो टैक्स देना है गवर्नमेंट को, उस सिक्कों से वो टैक्स भी दे सकते थे। उसके बाद हम लोग इसके बाद भी देखते हैं कि कुछ इसके साथ कुछ ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स और भी होती हैं। और इंडिया के बारे में देखें तो हम लोग एंशियंट टाइम में देखते हैं कि चाणक्य आते हैं। चाणक्य ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इवन इस किताब का नाम अर्थशास्त्र था, लेकिन ये कंप्लीटली सिर्फ इकोनॉमी पे नहीं लिखी गई थी।
ये बुक जो लिखी गई थी वो एडमिनिस्ट्रेशन पे लिखी गई थी, किंगशिप पे, कि किस तरीके से किसी भी देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसको रन करना चाहिए। तो इसमें कई सारी थ्योरी हैं जो एक राजा को किस तरीके से एक राज्य को संभालना चाहिए, इसमें पॉलिटिकल सिस्टम क्या होना चाहिए, कर सिस्टम क्या होना चाहिए, टैक्सेशन क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। और ये काफ़ी पुराने टाइम की बात है, ये मौर्यन पीरियड की बात है, ये 3rd सेंचुरी, अराउंड 3rd सेंचुरी BC की बात है। उसके बाद इंडिया का अगर हम लोग देखें तो इंडिया में हम लोग देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर के सिक्के चलाए जाने लगते हैं। उन गोल्ड और सिल्वर के सिक्कों के चलाए जाने के साथ ही यहाँ पे मार्केट का डेवलपमेंट होता है, और हम देखते हैं कि जो गोल्ड और सिल्वर के सिक्के, गोल्ड के सिक्के जो सबसे पहले किसके द्वारा चलाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं। और गोल्ड के सिक्के के साथ ही हम लोग देखते हैं एक बुलियन में ट्रेड होने लगता है, मतलब जो महंगी धातुएं होती हैं उनके टर्म्स में ट्रेड स्टार्ट हो जाता है। मतलब जितने भी देश होते हैं, जहाँ भी एक्सचेंजेस होते हैं, उनका मीडियम सोने और चांदी के सिक्के हो जाते हैं, जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं। लोग जो भी सामान बेचते हैं वो इनके टर्म्स में बेचते हैं, और यहाँ तक कि जो टैक्स सिस्टम होता है वो भी इन्हीं के टर्म्स में होता है कि वो सिक्कों का ही यूज होता है, प्रीशियस मेटल्स का ही यूज होता है कर देने और लेने के लिए। उसके बाद हम लोग देखें तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्न सेंस में, तो मॉडर्न सेंस में हमारे पास एडम स्मिथ आते हैं 1776 में। वो वेल्थ ऑफ नेशंस की बात करते हैं। तो वेल्थ ऑफ नेशंस इन्होंने एक बुक लिखी थी, वो काफ़ी पॉपुलर बुक भी है, और इसका इकोनॉमिक का ओरिजिन, मॉडर्न इकोनॉमिक का ओरिजिन भी इसी बुक से ट्रेस किया जाता है। इसी बुक के बाद इकोनॉमी एज अ डिसिप्लिन पढ़ाया जाने लगा। तो हम लोग देखते हैं कि उस टाइम पे काफ़ी थ्योरीज डेवलप हो रही थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ ही साथ काफ़ी राइटिंग्स भी स्टार्ट हो गई थी, काफ़ी बुक्स भी लिखी जाने लगी थी। तो इन्होंने भी एक बुक लिखी। तो उस टाइम हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंग्लैंड में एक नेशनलिज्म का दौर चल रहा था, और उस दौर में हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म का दौर चल रहा था। और उस टाइम पे ऐसा लगता था कि जो देश मेजॉरिटी यानी कि मैक्सिमम जो प्रीशियस मेटल्स हैं वर्ल्ड के, वो थ्रू ट्रेड, अगर मतलब व्यापार के तरीके के थ्रू जो है मैक्सिमम जो सिक्के हैं, मैक्सिमम प्रीशियस मेटल्स यानी जो महंगी धातुएं हैं जैसे सोना है, चांदी है, उनको अपने देश में ला पाएगा, वो सबसे ज़्यादा अमीर होगा। और उसी के बारे में इन्होंने, एडम स्मिथ ने भी बुक लिखी। उसके बाद एडम स्मिथ की ये बुक थी, तो इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में लिखा कि कैसे जो है राष्ट्र की, जो देश की जो वो है धन है, उसको कैसे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद जॉन बैप्टिस्ट आते हैं, तो इन्होंने कुछ हद तक इकोनॉमी को थोड़ा चेंज करने की कोशिश की। इनका इकोनॉमी का मतलब सिर्फ ट्रेड से ही नहीं था, क्योंकि एडम स्मिथ का मेन फोकस ट्रेड पे था कि कैसे मैक्सिमम जो गोल्ड एंड सिल्वर्स हैं वर्ल्ड के, उसको इकट्ठा किया जाए। लेकिन ये आते हैं, जॉन बैप्टिस्ट आते हैं, वो कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की बात करने लगते हैं। तो इन यहाँ पे चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं, और ये बात करते हैं कि कैसे मैक्सिमम प्रोड्यूस किया जाए चीज़ों को, और प्रोडक्शन के बाद उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, और फिर उसके बाद लेबर का मतलब कि जो श्रम है उसका डिवीज़न कैसे करना चाहिए, कैसे काम होना चाहिए, उस तरह की बातें ये करने लगते हैं। और वहाँ तक तो हम लोग ओरिजिन की बात कर रहे थे कि ये बुक्स लिखी गई उसके बाद ओरिजिन होता है। चलिए अब हम थोड़ा डिसिप्लिन के बारे में जान लेते हैं कि डिसिप्लिन में ये चीज़ें होती क्या हैं। तो हम लोग इकोनॉमिक्स को अगर देखें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है माइक्रो इकोनॉमी और एक होता है मैक्रो।
तो हम लोग माइक्रो लेवल पे जब बात करते हैं इसकी इकोनॉमी की, तो माइक्रो लेवल पे हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करते हैं, जैसे पर्टिकुलर हाउस होल्ड का जो है इकोनॉमिक परसेप्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है और कंजम्पशन क्या है। उसी तरीके से अगर हम माइक्रो माइक्रो देखें तो ये एक स्मॉल होता है, स्मॉल लेवल इकोनॉमी एट स्मॉल लेवल। और अगर हम मैक्रो की बात करें तो ये लार्ज लेवल पे इकोनॉमी क्या होती है, मतलब कि कंट्री का या किसी यूनिट का यूरोपियन इकोनॉमी किस तरह से है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और इसमें मान लीजिए कि इंडिविजुअल का जो कंजम्पशन पैटर्न है, या किस तरह से वो सेविंग्स का क्या पैटर्न है, वो कितना सेव करता है, वो कितना जो मतलब जो इनकम है उसकी, उसमें से कितना किस पे खर्च करता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन वगैरह होता है, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है इंडिविजुअल पे, हम लोग उसकी बात करते हैं। और माइक्रो लेवल पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये कंट्री के लेवल पे बात करते हैं, और कंट्री में मतलब किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, और किस तरह से किसी देश की इकोनॉमी फंक्शन कर रही है, चल रही है, उसकी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी वहाँ के इकोनॉमी पे किस तरह का प्रभाव डाल रही हैं, इकोनॉमीज को कैसे रोक मतलब इकोनॉमी किस रेट से ग्रो कर रही है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग बात करें जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब यूरोप में आता है तो एक फेज स्टार्ट होता है वहाँ पे इकोनॉमिक नेशनलिज्म की, जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता रहा था। तो जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म आता है यूरोप में, तो सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में बेसिकली जो बुलियंस होते हैं, प्रेशियस मेटल्स होते हैं, उनको कमाने या इकट्ठा करने की एक होड़ सी मच जाती है, और सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो है एक्सप्लोर करने लगती है, एक्सप्लोरेशंस स्टार्ट हो जाते हैं, और वो लोग पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप छोड़िए, मतलब जो वर्ल्ड की मतलब एशिया या दूसरे कॉन्टिनेंट में लगातार अपने जहाज़ों से घूमने लगते हैं कि कहाँ से उन प्रेशियस मेटल्स को इकट्ठा किया जाए, अपने देश को मजबूत किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे इकोनॉमी इस तरीके से तो चलती नहीं थी। तो उनको सिर्फ यही करना था कि कहाँ से वो प्रेशियस मेटल्स आएंगे। तो फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में और इंडिया में भी ये लोग आने लगते हैं, सो दैट कि ट्रेड को बढ़ाया जा सके। और जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म चल रहा था यूरोप में, तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मेन सेंस यही था कि जो प्रीशियस मेटल्स थे, प्रीशियस मेटल्स को इकट्ठा किया जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि इस इकोनॉमिक जो नेशनलिज्म था इसको पूरा कैसे करेंगे। तो उस टाइम वो लोग एक पॉलिसी लेके आते हैं मर्केंटलिज्म का, और मर्केंटलिज्म में उन लोगों का जो फोकस होता है वो ट्रेड पे फोकस होता है। और ट्रेड में क्या, बेसिकली एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कैसे मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चर्ड और एग्रीकल्चरल, मैन्युफैक्चर्ड एंड जो एग्रीकल्चरल गुड्स होती है उनका कैसे मैक्सिमम एक्सपोर्ट किया जाए, और उसके बदले में कैसे जो है प्रीशियस जो मेटल्स थे, गोल्ड और सिल्वर, उसका मैक्सिमम इनफ्लो हो सके, यानी कि उनके देश में मैक्सिमम जो सोना है और चांदी है उनको अपने देश में लाया जा सके। इनका मेनली फोकस उसी पे होता है, क्योंकि हम लोग पहले भी जैसे देखे कि एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस बुक थी, तो उसमें भी उन्होंने यही दिखाया, बोला था कि हम लोग किस तरीके से ज़्यादा जो वेल्थ है वो वेल्थ होती क्या है। वेल्थ उन्होंने प्रीशियस मेटल्स के टर्म्स में ही कंसीडर की थी। प्रीशियस मेटल्स के टर्म्स में उन्होंने वेल्थ को कंसीडर किया था, और उनका भी फोकस यही था कि कैसे
उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा किया जाए, और उसी से वेल्थ उस टाइम डिसाइड होती थी, और यही कंपैरेटिव जो पैरामीटर था वो यूरोपियन देशों में चल रहा था। देखिए वही सारी चीज़ें हैं, और हम लोग देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें, मर्केंटलिज्म का फेज चलता रहता है, काफ़ी दिनों तक ये होता रहता है, और इस तरह की कॉलोनियलिज्म भी डेवलप हो जाता है वर्ल्ड में। कॉलोनीज में भी यही इसी पे फोकस होता है कि जो कॉलोनीज हैं उनका जो मैन्युफैक्चरिंग फोकस था उसको ख़त्म कर दिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग बेस को ख़त्म किया जाए, कि क्योंकि वो लोग सो दैट कि वो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट हो जाए इनके, और रॉ मटेरियल ये अपनी कॉलोनीज से अपने देश लाते थे और वहाँ से वापस ले जाकर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को वहाँ पे बेचते थे। और उसके बाद उन चीज़ें चलती नहीं। डेविड रिकार्डो का भी उस बीच में नाम आता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करते हैं। वो मेनली जो ये फोकस होता है इनका, वो इंग्लैंड पे होता है, इंग्लैंड पे होता है, जहाँ पे लेबर क्लास की स्थिति भी ठीक नहीं होती है, और वहाँ पे एक्सेसिव कैपिटलिज्म होता है। एक्सेसिव कैपिटलिज्म होता है, लेबर क्लास की स्थिति बहुत बुरी होती है, लिविंग कंडीशंस बहुत पुअर होती है। और इस सब सेंस में अगर हम लोग देखें तो एक तरीके से अनरेस्ट की सिचुएशन भी चल रही होती है लेबर क्लास में। और फर्दर जब इसको इम्प्रूवमेंट आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो एक थोड़ा जीएस मिल वगैरह आते हैं, तो इन लोगों ने मार्केट के रोल वगैरह पे काफ़ी बुक्स वगैरह लिखी। हालांकि इसका इकोनॉमी में कोई ख़ास रोल नहीं है, और थिंकर्स वगैरह के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जेएस मिल का यही मानना था कि मार्केट जो है किस तरीके से जो रिसोर्स हैं, यानी कि जो भी मिनरल्स हैं और जो कुछ खनिज हैं, उनका किस तरीके से, खनिजों का बंटवारा किस तरीके से किया जाए ताकि उसका एफिशिएंट यूज हो सके, और उसके बाद उनका जो इनकम जनरेट होती है इसके थ्रू, इसका बंटवारा किस तरीके से होना चाहिए लोग, ताकि सबका वेलफेयर हो सके। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें, कैपिटलिज्म बहुत हावी था, पुअर क्लास की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। अगर हम लोग इसमें देखते हैं कि दो ग्रुप में डिवीज़न हो जाता है, और लेबर पार्टी वगैरह का भी उदय हो जाता है, उसके बाद से लेबर्स की जो कंडीशंस थी उसके लिए डिमांड होनी शुरू हो जाती है। फिर आता है ग्रेट डिप्रेशन का टाइम, और ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन का जब टाइम आता है, तो ग्रेट डिप्रेशन में हम लोग देखते हैं कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो थी, इसकी फंक्शनिंग लगभग ख़राब हो चुकी थी, डिमांड थी नहीं, ओवर प्रोडक्शन हुआ पड़ा था। तो वहाँ पे फिर एक तरीके से हम लोग देखते हैं, और दूसरा जब हम देखते हैं कि मार्क्सिस्ट जो थे उनका एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन पूरे दुनिया में बनना शुरू हो गया था, तो उनको भी अपनी एक डिमांड करना स्टार्ट किया था, लेबर्स क्लास की भी एक डिमांड थी, और वर्ल्ड मेजरली जो है दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आता है, तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये देखते हैं हम लोग कि बहुत सारा प्रोडक्ट तो यूं ही फैक्ट्रीज में पड़ा हुआ है, डिमांड कोई है नहीं, तो उन प्रोडक्ट्स को बेचना भी मुश्किल था। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एक जो लेबर क्लास था, जो डिमांड क्रिएट कर सकता था, तो उसके पास पैसा ही नहीं था, क्योंकि कैपिटलिस्ट के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से उनके पास पैसा बचता ही नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक मार्क्सिस्ट और कैपिटलिस्ट जो क्लास थी। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया बताना आप लोगों को, कि उस टाइम जैसे रशियन रिवॉल्यूशन का भी हो गया था। रशियन रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि मार्क्सिस्ट जो एक आइडियोलॉजी थी, और जो एक गवर्नमेंट थी जो लीड कर रही थी, वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थी। वहाँ पे भी लोगों में काफ़ी, मतलब एक तरीके से एग्रेशन था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि उनको भी जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनका प्रोडक्शन सही से नहीं हो पा रहा था। तो देखते हैं कि दोनों आइडियोलॉजी, अब जो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी थी, इससे अब वर्ड चलने वाला नहीं था, क्योंकि डिवीज़न से तो कुछ
हो नहीं सकता था। तो इन दोनों में एक सिंथेसिस जो है होनी शुरू हुई, जो केन्स ने अपने बुक में भी मतलब डिस्क्राइब किया है चीज़ों को, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें उन्होंने बताया था सारी चीज़ों को। तो अब दोनों को कंबाइंड होना पड़ा, क्योंकि ग्रेट ग्रेट डिप्रेशन जो चल रहा था उसको भी ख़त्म था, वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था थी उसको डिप्रेशन से भी बाहर निकालना था। तो इसके लिए इन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया, जिसमें कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को भी कंबाइंड करते हुए एक तरीके से देखा जाए तो वेलफेयर स्टेट की थ्योरी दी गई, कल्याणकारी राज्य की। और उसके बाद से इसमें जो वेल सोशलिस्ट जो कुछ आइडियाज़ थे वो इकोनॉमीज़ में इंटर कराए गए। जैसे कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी थी वो थोड़ा बहुत लिबरल हुई, और उसके बाद उन्होंने कैपिटलिज्म में थोड़ा सोशलिस्ट जो वैल्यूज़ थी उनको मतलब जगह दी, और उसके बाद धीरे धीरे उनको थोड़ा थोड़ा लेबर क्लास थी जिनकी कंडीशन जो थी वो काफ़ी ख़राब थी, तो उनको वेलफेयर स्कीम्स वगैरह के थ्रू थोड़ा सपोर्ट करना शुरू किया गया। और इसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह की भी बात होनी शुरू हुई थी। और उसके बाद इसमें जैसे मैं बता रहा हूँ, मार्क्सिज्म और कैपिटलिज्म दोनों को कंबाइंड कर किया गया। और इसमें जो मार्केट सोशलिज्म था उसमें यही था कि मार्केट के थ्रू ही जो सोशलिस्ट आइडियाज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें। अब हम लोग इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया के जो 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, और इंडिया जो था, इंडिया में उस टाइम कैपिटल की काफ़ी कमी थी। इंडिया के पास इतना कैपिटल नहीं था कि एज ए स्टेट ये सारा पैसा इन्वेस्ट कर सके। और हम देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर था इंडिया का, प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास था, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो इन चीज़ों को देखते हुए भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया, जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की दोनों की व्यवस्थाओं को जो है जगह दी गई। और दोनों ही चीज़ों को इंक्लूड करते हुए, जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी कई सारे सेक्टर्स में जहाँ प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट करके या कंपनीज या इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप कर पा रहे थे, तो उन बेसिक इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया गया, ताकि जो है प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट किया जा सके फर्दर डेवलपमेंट्स में। और इंडिया में अब हम लोग बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, जो इकोनॉमी में फैक्टर्स क्या होते हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। हम लोग बेसिक जो इकोनॉमी का बेसिक्स होता है, इकोनॉमी होती क्या, उन सब चीज़ों के बारे में जान लिया। लेकिन मेजरली अगर हम लोग इकोनॉमी के बारे में पढ़ना चाहेंगे, देखिए इसमें फैक्टर्स क्या होते हैं। मेनली प्रोडक्शन और कंजम्पशन पे फोकस किया जाता है। तो प्रोडक्शन के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि भाई आपको कहीं भी कंपनी या इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो ज़मीन चाहिए, श्रम करने वाले लोग चाहिए, श्रमिक चाहिए, तभी आप किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं। और पूंजी ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए। और हम लोग देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की भी ज़रूरत पड़ती है, उद्यमशीलता। मतलब उद्यमी जो होता है वो पूंजी लाता है, उसके बाद
इंडस्ट्री सेटअप करता है किसी ज़मीन पे, और वहाँ श्रमिक जो होते हैं उनके एम्प्लॉयमेंट देता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए यही मेनली चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडस्ट्रीज सेटअप हों। इंडस्ट्रीज के लिए ज़मीन, पूंजी, इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। और प्रोडक्शन के लिए हम लोग ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ही अटमोस्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और इकोनॉमी में भी हम देखेंगे कि इन्हीं चीज़ों का मेजरली मतलब इम्पोर्टेंस होती है।